जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समझ उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के अध्याय 19 सत्र परीक्षण के बारे में। सेशन ट्रायल का क्या प्रक्रिया होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने धारा 248 से लेकर 255 तक का चर्चा कर लिया था। आज हम 255 से आगे का चर्चा करेंगे कि 255 से 260 तक, या हो सकता है कि वीडियो कंप्लीट ना हो, लेकिन हो भी सकता है कि हो जाए। तो हम प्रयास करते हैं। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे इस चैनल को। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। आइए विषय पर हम लोग गतांग से आगे बढ़ते हैं। धारा 256। इसके पहले हमने एक बात कही थी कि विधि शास्त्र का एक नियम है कि अभियुक्त को अगर जो सज़ा दिलाना है तो अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना ही होगा। और इसका स्पष्ट उदाहरण सेशन ट्रायल में दिखता है, क्योंकि धारा 255 तक हम लोगों ने ये देखा कि यदि अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रोसिक्यूशन द्वारा साबित नहीं किया जाता है तो उसको 255 में आते आते दोषमुक्त कर दिया जाएगा, फिर उससे कोई डिफेंस नहीं लिया जाएगा। बाकी के वारंट ट्रायल में, सेशन ट्रायल में देखने को मिलेगा कि अभियुक्त का भी यानी कि डिफेंस का भी एविडेंस ले लिया जाता है। उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अभियुक्त को दोषित किया जाए या दोषमुक्त किया जाए। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं होगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर कि अभियोजन का दायित्व से मुक्ति मिल जाता है। अभियोजन का एक जो कॉन्सेप्ट है क्रिमिनोलॉजी का, वो शुरू से और अभी तक ये बना हुआ है कि जो भी प्रोसिक्यूशन का होगा मामला, अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना ही होगा। भले ही डिफेंस लिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब डिफेंस लिया जा रहा है तो डिफेंस का अपना साबित करेंगे, नहीं तो सज़ा होना ही होना है। अगर जो थोड़ा सा भी डिफेंस ने किंतु परंतु उसमें अपना ला दिया तो उसका लाभ अभियुक्त को ही मिलेगा, अभियोजन को नहीं मिलेगा। कुछ मामलों में अपवादों को छोड़कर, जैसे कहीं कहीं ऐसे एक्ट, जैसे कुछ स्पेशल एक्ट आ गए हैं उसमें अभियुक्त को लाभ नहीं मिलता है। कुछ परिस्थितिजन साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें अभियुक्त को लाभ नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग सेशन ट्रायल के बारे में देख रहे हैं कि सेशन ट्रायल में होता क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने धारा 255 में देखा कि यदि मामला संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, यानी कि जो भी एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास और प्रोसिक्यूशन द्वारा एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसका बाकायदे अभियुक्त द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया गया है, तब उस कंडीशन में और मामला उसके खिलाफ नहीं बन रहा है उन सब एविडेंसों को देखते हुए, तो सत्र न्यायालय में अभियुक्त को 255 में दोषमुक्त कर दिया जाएगा। अब यदि थोड़ा सा भी मामला प्रतीत होता है कि बन रहा है, तब सीआरपीसी में जो धारा 313 की प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी वो बीएनएस में धारा 351 में हूबहू सारी प्रक्रियाएं वही हैं। धारा 351 के तहत उन प्रक्रियाओं को अपना करके फिर न्यायालय धारा 256 में आगे की प्रोसीडिंग को एडाप्ट करेगा। अब धारा 256 कह रहा है कि इंटरिंग अपॉन डिफेंस where the accused is not acquitted under section 255, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। अर्थात जहां अभियुक्त धारा 255 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है, वहां उसे अपेक्षा की जाएगी कि अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और कोई भी साक्ष्य जो उसके समर्थन में उसके पास हो प्रस्तुत करे। उपधारा 2 कह रहा है कि इफ द एक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटेन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विथ द रिकॉर्ड। यानी यदि अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है तो न्यायाधीश उसे अभिलेख में फाइल करेगा, माने वो पत्रावली का भाग होगा। उपधारा 3 कह रहा है इफ द एक्यूज्ड अप्लाई फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेसेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग
the judge shall issue such process unless he considers for reason to be regarded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। मतलब न्यायालय के सामने यदि अभियुक्त किसी साक्षी को उपस्थित होने या दस्तावेज या चीज़ प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए कोई आदेशिका जारी करने के लिए आवेदन करता है तो न्यायाधीश ऐसी आदेशिका जारी करेगा। और कब नहीं करेगा? जब तक कि उसका ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार न हो कि आवेदन इस आधार पर नामंजूर किया जाना चाहिए कि वह तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से किया गया। मतलब अभियुक्त के द्वारा कोई भी एप्लीकेशन दिया जाता है किसी को साक्षी के रूप में तलब करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए, तो वो उसको न्यायालय उसके खिलाफ समनिंग ऑर्डर करेगा, समन जारी करेगा ही करेगा, प्रोसेस जारी करेगा ही करेगा। अन्यथा की स्थिति में वो खारिज करेगा। जो नीचे कंडीशन दिए गए, यदि तंग करने वाला है, विलंब कारित करना है या न्याय के उद्देश्य को विफल करने वाला है तो उसको खारिज कर देगा। अब इसके बाद से आता है बहस। मतलब एक तो हम लोगों ने देखा कि 255 में उसका दोष मुक्त नहीं होता है और 351 के तहत उसके एक प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है न्यायालय में, जो धारा 313 CRPC के तहत होता था। और फिर अब उसके बाद जो बात आती है कि जब प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया गया और इधर फिर उसके बाद से डिफेंस का जो है एविडेंस ले लिया गया, तब उसके बाद से धारा 257 में कहा गया है कि अब दोनों तरफ के अधिवक्ता बंधु उस अपने अपने मामले पे बहस करेंगे। 257 कह रहा है कि जब प्रतिरक्षा के साक्षियों को यानी कि वेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट द प्रोसिक्यूटर शैल sum up his case and the accused or his advocate shall be entitled to reply। जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की यदि कोई हो परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उत्तर देने का हकदार होगा। इसके बाद एक और इसमें जो बात आती है, जो धारा 314 CRPC में हम लोग देखते थे बहस के समय में, ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेड बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट द प्रोसिक्यूशन में with the permission of the judge make his submission with regard to such point of law। अब ये कह रहा है कि बहस के दौरान यदि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा या अभियुक्त के द्वारा कोई विधि का प्रश्न उठाया जाता है तो वहाँ अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से ऐसे विधि प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है। मैंने उसको बताएगा कि ये विधि के प्रश्न क्या हैं और इस पे उसका जवाब दिया जाएगा। तो अब विधि का प्रश्न होता क्या है, इस पे एक अलग हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें चर्चा किया जाएगा। अब जब दोनों कंडीशन पूरा हो गया, बहस हो गया और बहस के बाद अब न्यायालय के सामने फिर आता है कि उसको या तो दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त किया जाएगा। अब दोनों कंडीशन में देखिए दोष मुक्त कर दिया गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि दोष सिद्ध किया जाएगा तब दंड के प्रश्न पे भी सुना जाएगा। अब आगे देखा जाए इसमें क्या कर रहा है, जजमेंट ऑफ एक्विटल आर कन्विक्शन। धारा 258 कह रहा है कि आफ्टर हियरिंग आर्गूमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ, जो अभी ऊपर हम लोग देखा गया, इफ एनी द जज शैल गिव ए जजमेंट इन द केस एज सुन एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ completion of argument, which may be extended to a period of 45 days for reason to be recorded in writing। देखिए जो ही बहस समाप्त होता है तो किसी भी हालत में 30 दिन के भीतर जज साहब को जजमेंट सुनाना ही सुनाना है, और यदि आगे एक्सटेंड भी होता है तो वो 45 दिन तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको कारण लिखित में देना होगा कि किस कारण से हम आगे बढ़ा रहे हैं डेट इसको। अब इसके बाद उपधारा 2 जो कह रहा है कि इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 401
hear the accused on the questions of sentence and then pass sentence on him according to law। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि अभियुक्त दोषित किया जाता है तो न्यायाधीश उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 401 को बंधों के अनुसार कार्रवाई करता है दंड के परस्पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देगा। जो 360 पॉर्डन की बात कही जाती थी धारा 360 CRPC में, वही धारा अब यहाँ पे 401 के रूप में हो गया है। तो कह रहा उन दशाओं को ध्यान में रखते हुए दंड के प्रश्न पे सुना जाएगा। मतलब भाई एक तो सज़ा हो गया, अब सज़ा हो गया, यहाँ दोषी है, लेकिन उसको दोषी तो है, लेकिन अब कितना दंड दिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए कि 10 साल का दिया जाए कि पहली बार है तो उसको क्षमा कर दिया जाए। अब उस पे एक बहस होगा, उसके लिए डेट नियत करने की बात कर रहा है यहाँ पे, और उस पर बहस करके फिर तब जो है सुनवाई किया जाएगा, आदेश पारित करेगा न्यायालय। अब इसके बाद आता है कि प्रीवियस कन्विक्शन। यदि कोई अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि से संबंधित है तो उसमें कहीं ना कहीं से उसका जो दंड होता है वो बढ़ जाता है। अगर कोई, जैसे आप देखेंगे 302 के मामले में CRPC में था, अब धारा 101 में आ गया है, 103 में आ गया है कि उसमें कहीं ना कहीं से यदि कोई पहले से आजीवन कारावास भोग रहा है और कोई ऐसा कार्य कर देता है तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार की बात कर रहा है। तो धारा 259 कह रहा है कि इन ए केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 252 or section 258, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। अब यहाँ कह रहा है कि ऐसे मामले में जिसमें धारा 234 की उपधारा 7 जो आरोप वाली बात कही जाती है पूर्व दोषसिद्धि का, कि वो बंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथनों के अनुसार उसने पहले दोषित किया गया था, तब न्यायाधीश उक्त अभियुक्त को धारा 252 या धारा 258 के अधीन दोषित करने के पश्चात अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। अब प्रोविजो क्या कर रहा है इसका, प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall be previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 or section 258। इसका कहने का मतलब है कि ये जो प्रीवियस कन्विक्शन की बात तब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक कि उसको धारा 252 या 258 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जाता है। यदि दोषमुक्त हो गया तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई, प्रीवियस कन्विक्शन का कोई औचित्य नहीं रह गया। उसका औचित्य तब होगा जब वो 252 में या 258 में दोषसिद्ध कर दिया जाता है, तब इस धारा का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद से ये कह रहा है कि एक और प्रक्रिया, प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222, अर्थात मानहानि के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सेशन न्यायालय में जो डायरेक्ट संज्ञान लेता है उसके बारे में यहाँ प्रक्रिया बताई गई है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो मानहानि के अलावा यानी कि डायरेक्ट संज्ञान न लिया गया है मामले में, उसमें जो प्रक्रिया हम लोग पीछे देखे थे, अब 260 में उस प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि मानहानि के केस में डायरेक्ट सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाता है। धारा 260 का उपक्लाज ये कह रहा है कि ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222 शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केसेज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट बिफोर ए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब देखिए उसका ट्रायल कैसे करेगा, वो उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट के यहाँ वारंट केस का ट्रायल किया जाता है, और वो उस प्रकार इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन आने पुलिस रिपोर्ट बिफोर ए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब कि
धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन न्यायालय मामले का विचारण मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the offence is alleged to have been committed shall, unless the court of session for reason to be recorded otherwise direct, be examined as a witnesses for the prosecution। उपधारा 2 करा कि यदि विचारण के दोनों पक्षकारों में से कोई ऐसी वांछा करता है या यदि न्यायालय ऐसा करना ठीक समझता है तो इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण बंद कमरे में लिया जाएगा। ये उपधारा 2 का मैं चर्चा कर दिया। एवरी ट्रायल अंडर द सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा इफ आइदर पार्टी देयर टू सो डिजायर और इफ द कोर्ट थैंक्स फिट सो टू डू। ये प्रोविजो कह रहा है कि परंतु जब तक सेशन न्यायालय उन कारणों से जो लेखपत किए जाएंगे अन्यथा निर्देश नहीं देता है, उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित है अभियोजन के साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। उपधारा 2 हम लोगों को देखा है कि बंद कमरे में होगा। उपधारा 3 कह रहा है कि इफ इन एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज आर एक्विट्स ऑल आर एनी ऑफ द एक्यूज्ड एंड it is of opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its orders of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than the president, the vice president or the governor or the state or the administrator of a union territory to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one। ये कह रहा है कि यदि ऐसी किसी मामले में न्यायालय सब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है और उसकी राय है कि उनके द्वारा उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोजन लगाने का उचित कारण नहीं था तो उन्मोचित या दुष्मुक्त के अपने आदेश द्वारा, अब ब्रैकेट में जो बात कही गई उनके लिए नहीं है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से भिन्न कोई है तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अपराध का किया जाना अभिकथित किया गया था यह निर्देश दे सकेगा कि वह कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तब उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकृत क्यों न दिया जाए। उपधारा 4 कह रहा है कि द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी काज विच मे बी शोन बाई द पर्सन सो डायरेक्टेड एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो रीजनेबल काज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन इट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर दैट compensation to such amount not exceeding 5,000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them। देखिए पुराने धाराओं में जो CRPC था वहाँ पे 1,000 का अमाउंट था, यहाँ पे 5,000 अमाउंट कर दिया गया है। न्यायालय इस प्रकार निर्देशित व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लिखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह 5,000 रुपये से अनधिक इतनी रकम का जितनी वह अवधारित करे प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिए जाने का आदेश उन कारणों से लिखबद्ध किए जा सकेंगे दे सकेगा। प्री में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अमाउंट से संबंधित, उपधारा 4 में दिया गया है और प्रक्रिया से संबंधित कुल मिलाकर के इसमें 8 ही उपधाराएं हैं, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसमें प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है। 5वां कह रहा उपधारा इसका कंपनसेशन अवार्डेड अंडर सब सेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वेयर ए फाइन इम्पोज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। उपधारा 4 के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर ऐसे वसूल किया जाएगा मानो वह मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरूपित किया गया जुर्माना हो। उपधारा 6 कह रहा है कि नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड
from any civil or criminal liability in respect of the complaint made under this section. उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है उसे ऐसे आदेश के कारण इस धारा के अधीन किए गए परिवार के बारे में किसी सिविल या दंडिक दायित्व से छूट नहीं दी जाएगी। प्रोविजो कह रहा है इसका कि प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। परंतु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्मित करते समय हिसाब में ली जाएगी। मतलब ये नहीं है कि 10 जगह आपको देना होगा, एक जगह कहीं दिए हैं कंपनसेशन और यहाँ देना पड़ रहा है तो दोनों को हिसाब में लिया जाएगा। उपधारा 7 कह रहा है कि द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर इज सो फार एज इट रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द हाई कोर्ट। अब एक ऑप्शन उपधारा 7 में मिल रहा है कि उपधारा 4 के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है वह उस आदेश की अपील जहाँ तक वो प्रतिकर के संदाय के संबंध में उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ज़बरदस्ती ये लगा दिया गया है, नहीं लगना चाहिए जुर्माना, तो अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। और उपधारा 8 इसका कह रहा है कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन एक्यूज्ड पर्सन इज मेड द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द presentation of the appeal has elapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided। अब यहाँ पे उपधारा 8 कह रहा है कि जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिए जाने का आदेश किया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर अपील प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या अपील प्रस्तुत कर दी गई है तो अपील के विनिश्चय कर दिए जाने के पूर्व नहीं दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के हाई कोर्ट का सम्मान रखा जाएगा यदि उसने अपील कर दिया है, या जो टाइमिंग पीरियड होता है उस पीरियड के भीतर उसके खिलाफ कोई आदेश नहीं किया जाएगा, न ही वसूली किया जाएगा। ये जो धारा 260 है ये पूर्ण रूप से सिर्फ उन्हीं मामलों से संबंधित है प्रक्रिया जो कि डायरेक्ट न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, माने सत्र न्यायालय द्वारा। इसके पूर्व धारा 259 तक यानी 248 से 259 तक सत्र न्यायालय की उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है जिसमें मामले सुपुर्द किए जाते हैं, और जब ही सुपुर्द किए जाते हैं मामले तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों ने धारा 248 से लेकर के 259 तक में देखा। वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा होगा, फिर मैं एक विषय के साथ नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग ऊर्जावान बने रहिए और बेरक ज़रूर पढ़िए। मुझे विश्वास है कि मेरी बातें आप लोग को ज़रूर समझ में आई होंगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।